अस्सलाम वालेकुम। द कंसेप्ट इंस्टीट्यूशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट आसिम रजा और आप देख रहे हैं लॉ विद आसिम रजा। वैसे तो हमने तमाम बेयर एक्ट्स की 20 सेक्शन सीरीज स्टार्ट करनी है, लेकिन जिस बेयर एक्ट की 20 सेक्शन सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड की 20 सेक्शन सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लें ताकि हमें मालूम हो सके कि आखिर ये कोड आया कहां से है, इस कोड का मकसद क्या है और इसे हम पाकिस्तान पीनल कोड क्यों कहते हैं। तो जहां तक पाकिस्तान पीनल कोड की बात है, ये पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था। 1860 में लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉले ने हिंदुस्तान में इस कानून को मुतारिफ करवाया और इसका मकसद सजाओं का तयन करना होता था और आजकल भी इसका मकसद सजाओं का तयन करना है। 1947 में जब पार्टीशन होती है तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास कोई कोडिफाइड फॉर्म में ऐसा बेयर एक्ट मौजूद नहीं था या ऐसा कानून मौजूद नहीं था जिससे हम सजाओं का तयन कर सकते। तो हमने उसी कानून की से मदद हासिल की और इंडियन पीनल कोड और इस्लामिक लॉ को मिक्स करके हमने उनमें अमेंडमेंट्स की और अमेंडमेंट्स करके हमने उसे पाकिस्तान पीनल कोड की शक्ल दे दी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड। इसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर पाकिस्तान पीनल कोड का इंट्रोडक्शन। ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 है। उसके बाद सेक्शन 1 पे हम आ जाते हैं। सेक्शन 1 में वो कहता है कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, कि इसका नाम क्या है और ये काम कहां करता है। इसका नाम पाकिस्तान पीनल कोड है और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान फंक्शनिंग करता है। और इसकी फंक्शनिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान है। सेक्शन 2 में वो कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, ऐसे जराइम जो कि पाकिस्तान में सरजद होते हैं उनकी सजाओं के बारे में पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहता है। पाकिस्तान पीनल कोड कहता है कि हर शख्स इस कोड में दी गई सजा के मुताबिक सजावर होगा, ना कि किसी और कोड के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। मतलब किसी भी एक्ट का जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और कोई भी ओमिशन, जो काम करना था और वो काम नहीं किया, वो बाउंड बाय लॉ था उस काम करने को और उसने ओमिट कर दिया है, यानी कि उस काम को छोड़ दिया है, तो उनको सजाएं भी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ही दी जाएंगी। जी तो आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर। वो कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। वो कहता है ऐसे जराइम की सजा जो सरजद तो पाकिस्तान से बाहर हुए हैं लेकिन उनको ट्राइड पाकिस्तान में किया जाएगा। मसलन एक शख्स ने जुर्म किया है इंडोनेशिया में और वहां पर कोई लॉ तश्कील नहीं दिया गया उस जुर्म के लिए, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्राडिशन के जरिए उस शख्स को पाकिस्तान भेजेंगे और उस शख्स का जो ट्रायल होगा वो पाकिस्तानी अदालतों में होगा, पाकिस्तानी कवानीन के तहत। सेक्शन नंबर 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। वो कहता है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी शहरी है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट में मुलाजमत करता है, वो कोई भी ऑफेंस पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कर देता है तो उसे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत डील किया जाएगा। या कोई भी शख्स जो किसी बैरी जहाज या हवाई जहाज में काम करता है
और वो बहरी जहाज या हवाई जहाज पाकिस्तान में रजिस्टर है, तो वो शख्स अगर कोई काम कर दे, कोई ऐसा काम कर दे, कोई ऑफेंस कर दे पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में, तो उस शख्स को भी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ही डील किया जाएगा। मसलन अली युगांडा में कत्ल करता है और वापस पाकिस्तान आ जाता है। जब वापस पाकिस्तान आता है तो पकड़ा जाता है, तो उसे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ही सजा मिलेगी। या आप एक और मिसाल ले लें कि नेल्सन है, वो ब्रिटिश मतलब सिटीजन है, तो वो दुबई में बैठा हुआ है और मुल्तान में नौमान को कहता है कि नौमान आपने फलां बंदे को कत्ल करना है। वो अबैटमेंट कर देता है, यानी कि किसी को कत्ल करवाने की दुबई में बैठकर, तो उसे भी पाकिस्तानी कवानीन के तहत डील किया जाएगा। सेक्शन 5, सर्टन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। पाकिस्तान पीनल कोड से मखसूस कवानीन असरअंदाज नहीं होंगे। जैसे कि किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी है, तो उसके लिए जो कवानीन बनाए गए होंगे उनको पाकिस्तान पीनल कोड ना तो तब्दील करेगा, ना उनको खत्म करेगा, बल्कि ये तो स्पेशल और लोकल लॉ पर भी असरअंदाज नहीं होता। चैप्टर नंबर 2, जनरल एक्सप्लेनेशंस। ये चैप्टर बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें सारी डेफिनेशंस पाकिस्तान पीनल कोड की दी गई हैं। तो इन डेफिनेशंस के मुताबिक पूरे कोड में ही मतलब डेफिनेशंस यूज होनी है। जो वर्ड यहां पर यूज होंगे पूरे कोड में यूज होंगे। तो सेक्शन नंबर 6 में वो कहता है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। यहां पर पाकिस्तान पीनल कोड में एक चैप्टर है जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर को छोड़कर बाकी सब पर यह कोड जो है एप्लीकेबल होगा। और इस चैप्टर में जो बातें हैं वो अंडरस्टूड होंगी, वो सोची समझी बातें होंगी। जैसे कि कोई पुलिसमैन अगर किसी कातिल को गिरफ्तार कर लेता है तो उस पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हरगिज नहीं होगी। ये बात अंडरस्टूड होगी कि वो ड्यूटी बाउंड था। बार बार मतलब ये नहीं दोहराया जाएगा कि ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, बल्कि एक ही बार बता दिया गया है कि जो चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस का है वो जो है आम रियायतें जो हैं वो इस कोड के पीरियड टू है। सेक्शन नंबर 7, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। एक लफ्ज किसी भी सेक्शन में जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मतलब पूरे पाकिस्तान पीनल कोड में जिस भी सेक्शन में दोबारा वो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो उसका मतलब वही होगा जो पहले सेक्शन में इस्तेमाल हुआ होगा। यानी कि एक बार जो लफ्ज इस्तेमाल हो गया है तो उसका मतलब जो है पूरे कोड में सेम होगा। सेक्शन नंबर 8, जेंडर। ही और उसके डेरिवेटिव्स जैसे कि हिज और हिम, ये डेरिवेटिव्स मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे इस पूरे पाकिस्तान पीनल कोड में। सेक्शन नंबर 9, नंबर। भाई सिंगुलर नंबर इस कोड में सिंगुलर इस्तेमाल होंगे और प्लूरल नंबर जो होंगे वो प्लूरल इस्तेमाल होंगे। सेक्शन नंबर 10, मैन वुमेन। इस सेक्शन में मैन से मुराद किसी भी एज का मर्द इंसान और वुमेन से मुराद किसी भी एज की औरत। सेक्शन नंबर 11, पर्सन। पर्सन का वर्ड इस कोड में बहुत ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है। पर्सन से मुराद एक तो इंसान होता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। पर्सन
किसे कहते हैं? पर्सन किसी भी कंपनी को या किसी भी एसोसिएशन को, कोई भी इदारा ख्वाह वो तश्कील हुआ हो या तश्कील ना दिया गया हो, उसे हम पर्सन कहते हैं। सेक्शन नंबर 12, पब्लिक। पब्लिक से मुराद कोई भी खास कम्युनिटी या कोई भी क्लास, इस कोड में पब्लिक का ये मतलब है। सेक्शन नंबर 14, सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ द स्टेट ये बड़ा अहम सेक्शन है। तो यहां पर इससे मुराद वो तमाम अफसरान और वो तमाम मुलाजमीन जो कि अपनी मुलाजमत को जारी रखे हुए हैं या ममूर करदा हैं किसी भी काम में जो उन्हें सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने सौंपे हैं, उनमें अगर वो सूबाई और वफाकी हुकूमत के मतहत जो अफसरान काम कर रहे हैं, उन्हें हम सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहते हैं। सेक्शन नंबर 17, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद वो तमाम अफसरान जो कि पाकिस्तान की एग्जेक्टिव गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, उन्हें हम गवर्नमेंट के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि एसी, डीसी, ये सब एग्जेक्टिव गवर्नमेंट में आते हैं। इवन हाई कोर्ट भी एग्जेक्टिव गवर्नमेंट में आता है। सेक्शन नंबर 19, जज। भाई जज कौन होता है? जज वो होता है जो कोई भी जजमेंट को पास करता है। जो जजमेंट को पास करता है वो तो जज होता है। इसके अलावा भी कोई भी ऐसा शख्स जो किसी क्रिमिनल या किसी सिविल मैटर में कोई डेफिनेटिव जजमेंट दे सके, वो भी जज होता है। जैसे कि आर्बिट्रेटर होता है। और आर्बिट्रेटर के बारे में आपको एक बात बताता जाऊं कि जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स पेशावर ने ये कहा है कि आर्बिट्रेटर जो है वो अवार्ड कर सकता है और उस अवार्ड को पास करके जज जो है वो जजमेंट देगा। सेक्शन नंबर 20, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद यहां पर वो जज है जिन्हें लॉ परमिट करता है और लॉ पावर देता है कि वो एक्ट कर सके एज ए जज। तो ये होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।